हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम बहुत सारे एग्जाम्स को टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका ज्यादा भला हो। एसएससी जीडी को अभी लेके चल रहे हैं, साथ में अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी आ जाता है तो उसको भी हम अभी साथ में ही लेके चलेंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो अभी एसएससी जीडी में दो चीजों को लेके हम लोग चल रहे हैं। पहला आपका ये रहा जीएस वाला सेक्शन और दूसरा आपका हम लोग चल रहे हैं हिंदी वाला सेक्शन लेकर। कौन सा? हिंदी वाला। ठीक है, तो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने विलोम पूरे करा दिए हैं। संभव होगा तो आज ही मैं उसका आपके पर्यायवाची डालूंगा, जिनमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हुए उनके साथ और भी फैक्ट को कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 2-4 दिन बाद आपको मेरा फेस भी इन वीडियोस में दिखने लगेगा। कुछ व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं। जीके जीएस के लिए आप लगातार बोल रहे थे, तो जीके जीएस में यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पिछले साल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इसका पीडीएफ, जो ये पूरा पीडीएफ रहेगा, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम में। अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत डाल दूंगा। आप लोग वहां पे जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम इतिहास को देखेंगे। इतिहास में भी सबसे पहले प्राचीन इतिहास को, कि कहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे गए। देखो, इतिहास जो है ना, हमारा जो हिस्ट्री है, एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले प्राचीन भारत है। ठीक है, प्राचीन भारत में आपका प्रागैतिहासिक पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद आपके महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ तक चीजें आ जाती है। वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये इत्यादि आ जाते हैं। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत आ जाता है, जिसमें आपका सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल इत्यादि हो गया, ये सब आ जाता है। और उसके बाद आपका आधुनिक भारत आ गया। आधुनिक भारत में ही आपका क्या आ जाता है? आधुनिक भारत में ही आपका जो यूरोपीय कंपनी का आगमन है, वहां से शुरू होकर के और 1947 यानी आजादी तक आ जाता है। इवन उससे भी ज्यादा आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आता है। परंतु मेन क्या रहता है आधुनिक भारत में हमारा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम प्राचीन भारत को शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक वाइज देखेंगे कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और जहां पे जितना डिटेल देने का होगा मैं देने का प्रयास करूंगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों की भलाई में ही हम लोगों की भलाई है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक हमारा है पाषाण काल, है ना। पाषाण, देखो पाषाण क्या चीज होती है दोस्तों? पाषाण जो होता है, पाषाण कहते हैं पत्थर को, है ना, पत्थर को। शिला को कहते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो, भारत का इतिहास मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या है आपका? प्राचीन हो गया, उसके बाद आगे देखेंगे तो आपका मध्य हो गया, मध्यकालीन हो गया, और उसके बाद आपका आधुनिक भारत हो गया। पर ऐसा थोड़ी है कि भाई प्राचीन जो इतिहास है इसके पहले कोई भी भूमिका नहीं रही होगी। तो इतिहास जब से काउंट होता है, उसके पहले जब इतिहास की भूमिका शुरू हुई, यहां से मानो इतिहास की भूमिका बननी शुरू हुई, तो ये टाइम पीरियड कहलाता है आपका प्रागैतिहास। क्या कहलाता है? प्रागैतिहास, है ना। ये जो प्रागैतिहास है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राक जमा इतिहास, है ना। यानी कि इतिहास से भी पहले का समय, जब से हमने इतिहास को माना है, उससे भी पहला समय प्राक, उससे भी पहला समय प्रागैतिहास कहलाता है। तो उससे भी पहला जो समय है वो प्रागैतिहास है। ये जो प्रागैतिहास है, इसको मोटे मोटे 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला आपका कालखंड है पूरा पाषाण, है ना। क्या है? पूरा पाषाण। पूरा मतलब पहले का, सबसे पहला। उसके बाद आपका मध्य पाषाण, है ना, पूरा पाषाण काल। उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल, और सबसे अंत में आता है आपका नव पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल। देखो, इसको पाषाण काल ही क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, ये जो टाइम है प्राचीन भारत से पहले का टाइम है। देखो, यहाँ पे हम सिंधु घाटी से तो सबसे पहले पढ़ते हैं, तो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, सब चीज मिलते हैं। पर आदमी हमेशा से तो ऐसा नहीं था ना। उसके पहले वो जंगलों में रहता था, स्थायी निवास नहीं थे। ठीक है, औजार इत्यादि बनाना नहीं जानता था, तो एक पूरा क्रम था। तो सबसे पहले जब आदमी ने अपने औजार और हथियार बनाने शुरू किए, अपने औजार और अपने हथियार बनाने शुरू किए, और औजार हथियार किस चीज के बनाए? पत्थर के बनाए। तो इसी आधार पर मोटा मोटा इस प्रागैतिहासिक काल के इन तीनों खंडों को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। ये एक साधारण सी और समझने की बात है आप लोगों के लिए। पूरा पाषाण काल, अभी क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे। देखो, जो पूरा पाषाण काल है,
अब इसमें मानव की प्रवृत्ति क्या थी? देखो, जब आपका ये आया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आई, तब तक तो बहुत विकसित हो चुका था। लोग शहरों में रह रहे थे, नगरों में रह रहे थे और व्यापार होता था, मतलब बहुत सभ्यता विकसित हो चुकी थी। इवन बहुत ज्यादा नगरों में रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पर उससे पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो 3 कालखंड है ना, ये 3 कालखंड है, जिसमें आपका पहला है पुरापाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल और उसके बाद है नवपाषाण काल। तो इसमें मानव क्या कर रहा था, ये भी चीज हमको देखना जरूरी है। पुरापाषाण काल में जो मानव था वो क्या था? आपका आखेटक था। क्या था? आखेटक था। आखेट किसको कहते हैं? शिकार, यानी कि शिकार करता था, प्लस क्या करता था, वो जो 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 खाना होता था उसका संग्रहण करता था, उस खाद्य संग्राहक था, यानी कि फूड कलेक्टर था, संग्राहक, है ना। शिकार करता था और उसके बाद उसको संग्रहण करता था, रोकता था, कलेक्ट करता था। ये चीजें थी, और ये चीजें किसकी मदद से करता था? पत्थर के औजारों की मदद से ही करता था, क्योंकि पूरे का नाम पाषाण काल है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम टाइम पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है कि बस काम चलाऊ हथियार बना लिए हैं, औजार बना लिए हैं। यहाँ पर जाकर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, छोटे हथियार होने लगे, यहाँ पे बड़े भारी हथियार हैं, ठीक है, पत्थरों को घिस के बनाया गया है। मध्य पाषाण काल में क्या कर रहा है कि फाइन, थोड़ा छोटे पत्थरों का फाइन, बहुत अच्छे हथियार बना रहा है मध्य पाषाण काल में जाके। और नव पाषाण काल में जाकर के पत्थरों के औजार बना रहा है, साथ में पॉलिश भी कर रहा है उन पर, ठीक है, पॉलिश भी कर रहा है नव पाषाण काल में, और हड्डियों के हथियार भी बना रहा है, हड्डियों के हथियार औजार भी बना रहा है। तो पुरापाषाण काल में आखेटक था, खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि आखेटक भी था और साथ में पशुपालक हो गया। क्या हो गया? पशुपालक हो गया, पशु पालने लग गया, ये मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल आते आते धीरे धीरे यहाँ पे देखो, जब आखेट करेगा, खाद्य संग्रह करेगा, तो जंगल जंगल भटकता फिरेगा, कुछ रहेगा। आखेट जब करेगा, है ना, आखेट करेगा और पशुपालन करेगा तो कुछ स्थायित्व उसके जीवन में आएगा। और नवपाषाण आते आते वो धीरे धीरे क्या बन गया? वो खाद्य उत्पादक बन गया, और खाद्य उत्पादक बन गया यानी कि वह कृषि को जान गया, और कृषि को जान गया इसका मतलब वह भूमि से परिचित हो गया, और उसके जीवन में स्थायित्व आना शुरू हुआ नवपाषाण काल के समय में। बात समझ में आपको आ गई होगी मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से, ठीक है, अब समझ में आ गया। तो अब यहां पर आप देखो, अब हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको पूरा का पूरा ब्रीफ दे दिया, ठीक है ना, कहां पे क्या है क्या नहीं है, ये मैंने पूरा का पूरा आपको ब्रीफ यहां पर दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मैं शॉर्टकट की कुछ ढूंढ लूंगा जिससे अधिक समय इस चीज में आपका न लगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आप पढ़ना शुरू कीजिए। पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है? पहले प्रश्न में बोल रहा है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? यानी कि कुछ ना कुछ साइट्स रही होंगी, आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो सब चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। नवपाषाण काल में आपका साइट्स रही होंगी, तो ये 4 जगह हैं, ये 4 जगह हैं। तो इन चारों जगहों में आपने 3 का तो नाम सुन रखा होगा, बहुत अच्छे नाम सुन रखा होगा। बुरजोम, जहां पे मतलब एक शेल्टर मिला है गड्ढे के अंदर, कोल्डी हवा में जहां चावल और कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो इन चारों स्थानों में से वह कौन सा स्थान नहीं है जो नवपाषाण काल का है? तो मैं आपको बता दूं, जो बुरजोम है, कोल्डी हवा है और मेहरगढ़ है, ये डायरेक्टली नवपाषाण काल के सांस्कृतिक स्थल हैं या साइट्स हैं। बुरजोम भी है, कोल्डी हवा भी है और मेहरगढ़ भी है। जबकि जो कुंतासी है, ये गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात में स्थित है। और आपने अभी सुना होगा मोरबी पुल हादसा, है ना, वहां पे केबल वायर था पूरा का पूरा ऐसा करके, और वो टूट गया, उसमें 150-200 लोग मारे गए। तो मोरबी गुजरात में एक जिला है, वहां पर ये साइट है कुंतासी, और ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जबकि ये तीनों जो टाइम पीरियड है, ये जो नवपाषाण काल है, सिंधु घाटी से पहले का टाइम पीरियड है, जिसके साइट्स हैं आपके बुरजोम, कोल्डी हवा और मेहरगढ़। अगर आप देखो कि मेहरगढ़ कहां पे है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। कोल्डी हवा आपका यूपी में है, और बुरजोम जो है, बुरजोम आपका कश्मीर में है। कहां पे है? कश्मीर में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर रहा हूं आपको पॉइंट और लॉजिक सब समझ में आ रहा हो। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल। बता दिया मैंने आपको, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो 3 भागों में बटा हुआ है, मैंने अभी बताया आपको। पहला आपका है पुराण, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। इसके पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है।
इनको भी धातु युग और ताम्रपाषाण काल को भी हम अलग से समझेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या आया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है? ये अभी देखो अभी पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण काल से संबंधित है। जबकि जो लोथल है, जो धोलावीरा है और जो आपका सूतकांगेडोर है ना, सूतकांगेडोर है, कुछ सूतकाक को भी कह देते हैं, तो ये स्थान जो है आपके, जो आपका ये तीनों स्थान है, सूतकांगेडोर, धोलावीरा और लोथल, ये तीनों के तीनों स्थान आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जबकि मेहरगढ़ आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, सूतकांगेडोर भी आपका पाकिस्तान में है, धौलावीरा और लोथल ये जो आपके स्थान है, ये दोनों के दोनों कहां पे हैं? आपके गुजरात में है। कहां पे है दोस्तों? गुजरात में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल। आपने देखा होगा कि एक ऐसे कांस्य की एक मूर्ति मिली है डांस करती हुई कुछ ना, अब देखो ये डांस कर रही है नहीं कर रही है, ऐसे एक मूर्ति है, हाथों में चूड़ियां हैं, आपने एनसीईआरटी वगैरह में पूरा का पूरा देखा होगा। तो डांसिंग गर्ल है, और ये डांसिंग गर्ल कहां से मिली है? आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से आपकी मिली है, मोहनजोदारो से आपकी मिली है। और ये किस चीज की बनी हुई है? तो ये कांस्य की बनी हुई है, कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, उसकी ये बनी हुई है। और जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे हम समझेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी बताया गुजरात में। ठीक है, जो लोथल है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और लोथल को जो माना जाता है, लोथल को माना जाता है एक बड़े बंदरगाह के रूप में। उस समय जब ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पे थी, तो एक बड़ा शहर था, एक नगर था, जो बड़े बंदरगाह के रूप में माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में जो फेमस साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा कह देते हैं, कालीबंगन कह देते हैं, तो यही बात है। महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद है। कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम छोर है। और पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में रोपड़ एक जगह है, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। तो राजस्थान का एक सबसे प्रसिद्ध है कहां का? कालीबंगा। महाराष्ट्र में दैमाबाद है, गुजरात में आपका धौलावीरा है और आपका लोथल है, पंजाब में आपका रोपड़ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी क्यों कह रहे हैं? सिंधु घाटी को कहते हैं कि देखो सिंधु नदी बह रही है, तो जो इसकी घाटी है, जो आसपास का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो घाटी क्षेत्र एक तरह से माना जाता है। तो सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह थी। यानी कि समय के साथ साथ सिंधु नदी के घाटी में 4 बड़ी सभ्यताएं फली फूली और उनका विकास हुआ। ठीक है, अब उन 4 में से एक कौन सी नहीं है? तो मैं आपको पहले बता देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी में जो आपकी सबसे ज्यादा मतलब जो सभ्यताएं फली फूली, उनमें एक थी आपकी मिस्र की सभ्यता। कहां की? मिस्र की सभ्यता। दूसरी थी आपकी चीन की सभ्यता, तीसरी थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और चौथी थी भारत की ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता हुई, चीन की सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, भारत की सभ्यता हुई। तो दक्षिण एशिया का तो कोई यहाँ पे देखो, ये सारी की सारी जो थी, ये सारी की सारी जो थी, वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों से ही लगती हुई थी। मिस्र थोड़ा सा अलग क्षेत्र में चला जाता है, पर वो एक तरह से आप कह सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में ही पूरा जा रहा है। तो इसमें क्या चीज अलग है? रूस की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि रूस तो बहुत अलग है, मेसोपोटामिया, मिस्र जो है वो सब इस तरह से। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश 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 खुदाई करने पर सामने आए। कौन सा था? तो हड़प्पा था, और दूसरा कौन था? आपका मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे क्या मिला है? स्नानागार मिला है। ठीक है, अन्नागार मिला है, यानी कि जहाँ पे स्टोरेज होता है, वो चीजें मिली है। और आपके कुछ बैलगाड़ियां मिली हैं और कुछ मोहरें मिली हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे अब हमारा आ गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारा था? प्रागैतिहासिक काल, जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में था। उसके बाद हमारी थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद है हमारी यहाँ पे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी 2 भागों में बटी हुई थी। पहली थी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता
और उसके बाद थी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी यहां पर प्रश्न आने शुरू हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, ये पेपर में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि आपकी शिफ्ट भी यहां पर लिखे हुए हैं। ये कौन सी शिफ्ट में आया? ये 14 फरवरी 2019 तीसरी शिफ्ट में आया है। प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो वैदिक काल में वेद आ गए थे, तो उसमें देवताओं का जिक्र आया था, तो सबसे ज्यादा जो देवताओं का जिक्र आया है वो किनका आया है? अग्नि का आया है, इंद्र का आया, वरुण और सोम का आया है। इंद्र का जिक्र ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आया है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्षमा चाहता हूं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद। देखो 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, उसके बाद आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद हैं और सबसे प्राचीन वेद की बात होती है तो ऋग्वेद की बात होती है। अब जो ऋग्वेद है, जो पूरा का पूरा, देखो जो जैसे कोई बुक होती है, तो अगर उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक लिख लिया जाए और ऐसे बांट दिया जाए तो आपको कुछ खोजना होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस पुस्तक को आप अध्यायों में बांटते हैं, उसके बाद आप उसको पैराग्राफ्स में बांटते हैं, इस तरह से करते हैं। तो ऋग्वेद को भी इसी सुविधा के लिए पूछा गया है कि मंडलों, है ना, मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे स्रोत होते, स्तोत्र होते हैं जिनमें देवताओं का अर्चन किया गया है। और कितने श्लोक हैं? तो 10,580 श्लोक हैं जिनको ऋचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋचा कहा जाता है। वेद की क्या होती है? ऋचाएं होती हैं। तो ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएं हैं, 1028 सूत्र हैं और 10 मंडल हैं। और एक बात और है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल है, ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसी तीसरे मंडल में क्या है आपका? विश्व प्रसिद्ध गायत्री, क्षमा चाहता हूं, गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में है। और इसके जो क्या कह सकते हैं आप, दृष्टा है, वो विश्वामित्र है या प्रणेता है, वो महर्षि विश्वामित्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख विचारधाराएं हैं, ठीक है, जिनमें क्या है आपका? न्याय है, वैशेषिक है, ठीक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है और वेदांत है, ठीक है। डिटेल में कभी बाद में बताऊंगा क्योंकि ज्यादा समय मेरे को नहीं लगाना है, कम से कम समय में आपको एनालिसिस देना है। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा आपका? वेदांत आ जाएगा, वेदांत, है ना। ताओ जो धर्म है, ये ताओ धर्म क्या है? चीन का एक दर्शन है, चीन का एक दर्शन है। सुखवाद और मूर्ति पूजा ये अलग चीज है, मूर्ति पूजा तो एक अलग चीज है, सुखवाद भी अलग एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वेदांत एक 6 दर्शनों में से, षड दर्शन में से एक दर्शन है। अगला प्रश्न आ गया, अगला हमारा टॉपिक आ गया मगध का उत्कर्ष, है ना, मगध। उसके बाद 16 जनपद आ गए। 16 जनपदों में भी सबसे ज्यादा जो मतलब बढ़िया जनपद हुआ, ताकतवर शक्तिशाली जनपद हुआ, वो मगध जनपद हुआ। और मगध जनपद में ही चलकर आगे आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, है ना। मौर्य साम्राज्य ने ही मगध का पूरा उत्कर्ष किया। परंतु अगर मगध के पहले वंश की बात मानी जाए तो वो सबसे पहला वंश है आपका हर्यक वंश, है ना। और हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। किसने? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आया। कौन आया? अजातशत्रु आया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदायन आया और उदायन के बाद उसका पुत्र नागदशक आया। कौन आया? नागदशक आया। तो इस तरह से क्रम है, ये मोटा मोटा क्रम है, ठीक है। तो बिंबिसार के बाद इसका पुत्र आया अजातशत्रु। अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने क्या किया था? जो आपका हर्यक वंश था, इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह में स्थापित की थी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरिब्रज। उसके बाद अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर गद्दी हत्या ली। उसके बाद उदायन ने अजातशत्रु को मार के गद्दी हत्या ली। और अब तक जो राजधानी कहां पे चली आ रही थी आपकी? गिरिब्रज चली आ रही थी, वो पाटलिपुत्र हो गई। कौन सी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, ठीक है। और उसके बाद यही है। तो ये भी उदायन को भी नागदशक ने इसी तरह समाप्त करके क्या किया? अपने मतलब गद्दी पर बैठ गया। तो क्योंकि बेटों ने अपने बाप को मारा और गद्दी पे जाके बैठ गए, तो इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश, पिता को मारने वाला वंश कहा जाता है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपका क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। देखो क्वेश्चन वाला कितनी सरलता आपके लिए कर रहा है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लेता
कि भाई हर्यक वंश में पाटलिपुत्र नगर को राजधानी किसने बनाया था, नींव किसने रखी थी, तो आप घूम जाते, ठीक है। परंतु यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र कौन है, उदयन, तो उदयन आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आ गया। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहते हैं। देखो जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए, है ना, 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, कौन थे, ऋषभदेव। और सबसे अंतिम 24वें कौन हुए, आपके महावीर स्वामी। कौन हुए, महावीर स्वामी हुए, महावीर स्वामी, ठीक है। स्थापना की बात की जाए तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय ऋषभदेव को जाता है, परंतु उसकी वास्तविक स्थापना की बात की जाए या पूरे श्रेय की बात की जाए तो महावीर स्वामी जी को जाता है। अच्छा, 23वें तीर्थंकर का नाम भी पूछ लेता है, उनका नाम आपको याद रखना है, पार्श्वनाथ। और जो पार्श्वनाथ थे ये काशी नरेश के पुत्र थे, काशी के राजा के पुत्र थे। उसके बाद भी इन्होंने घोर तपस्या करके और आपके परम ज्ञान को प्राप्त किया था। तो महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं इनका संकलन क्या कहलाता है, अगम सूत्र कहलाता है। क्या, अगम सूत्र कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, डैश 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 को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति कहा जाता है। देखते ही आप लगा दोगे, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे एशिया में इनके विचार फैले और इनके विचार इतने बढ़िया थे कि लोगों को जीवन में एक उद्देश्य और आनंद की प्राप्ति और सहज ज्ञान की प्राप्ति लोगों को इनके उपदेश और मार्ग के द्वारा होने लगी। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय संबंधित है। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक कथाओं में क्या है, जो बुद्ध हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के बाद, महात्मा बुद्ध के मतलब मृत्यु के बाद या निर्वाण के प्राप्त लगभग 100 वर्ष के बाद ही क्या हो गया, घमासान मचना शुरू हो गया, जो संघ था। तो संघ में से जो 2 भाग निकले उनमें एक शाखा हुई हीनयान, क्या हुई, हीनयान, और एक शाखा हुई महायान। हीनयान शाखा जो थी ये अष्टांगिक योग मार्ग को प्रधानता देती थी। अष्टांग अष्टांग लिख देता हूं सीधे सीधे, क्या, अष्टांग, अष्टांग योग मार्ग को अपना क्या करती थी, अष्टांग मार्ग को मतलब महत्ता देती थी, मूल बुद्ध के सिद्धांतों पर चलती थी और बुद्ध को भगवान की तरह से नहीं मानती थी। ये हीनयान शाखा थी। और उसके बाद जो अलग हुए थे, जिनको बाहर निकाला गया था, वो महायान थे। ये महायान क्या करते थे, बुद्ध को ईश्वर तुल्य पूजते थे, ईश्वर तुल्य मानकर क्या करते थे, पूजा करते थे। तो यहां पर क्या है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था, तो बौद्ध धर्म का संस्थान था। और बौद्ध धर्म में भी किस शाखा, कौन सी शाखा पढ़ाई जाती थी, तो महायान शाखा का ज्यादा अध्ययन यहां पर नालंदा में करवाया जाता था। बात समझ में आई आपको। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे। तो कपिलवस्तु के शासक जो हुए वो आपके थे शाक्य। कौन थे, शाक्य। यहाँ पे एक गलत टाइप हो गया है यहाँ पे, ठीक है। कौन थे, शाक्य थे। शाक्य गणवंश जो था, शाक्य गण था, उसी का ये पूरा का पूरा शासन यहाँ पर चलता था। और अभी का आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मेरे को खुद ही इनको धीरे धीरे टाइप करना पड़ता है भाई, बड़ी समस्या रहती है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन, पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो पाली कैनन, देखो पाली का जब भी जिक्र आए, पाली का जब भी जिक्र आए तो सीधे आपको बौद्ध धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अधिकतर ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में। और पाली कैनन क्या है, आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। पाली कैनन का ही दूसरा नाम है त्रिपिटक। क्या, त्रिपिटक, यानी कि 3 पिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं, एक तो आपका विनय पिटक है, दूसरा आपका यहाँ पर सुत्त पिटक है, और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक है। कौन सा, अभिधम्म पिटक है। ये तीनों पिटकों के नाम आपको याद रखने हैं और इसी को पाली कैनन कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न जो है वो बहुत सरल हैं, सिंपल है ना। आप अगर डायरेक्टली पढ़ के जाओगे तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरह हम डेली अब आगे बढ़ते रहेंगे, आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन डेली करवाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं देने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हम क्लासेस शुरू कर देंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह का भी व्यवस्था आप लोगों ने कराएं।
नोट्स वगैरह की व्यवस्था भी आप लोगों ने कराएं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।